हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 11वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। कुछ तो जरूर करूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं शादी नहीं कर सकता। अदिति भी अब चुप रह गई। कुछ देर तक दोनों यूं ही गुमसुम खड़े रहे। अर्नव आज जितना मजबूर पहले कभी नहीं हुआ था। लग रहा था ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। अदिति भी गुमसुम थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्नव अब कमरे में चहलकदमी करने लगा। आखिर क्या करूं? दादू को सीधे सीधे मना नहीं कर सकता। एक तो मानेंगे नहीं, ऊपर से उनकी उम्र काफी हो गई है, बीमार रहते हैं। तो एकदम से ना बोलना उनके फिजिकल और मेंटल दोनों स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तभी भीमा आया तो अदिति कमरे से बाहर निकल गई और अर्नव की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों बातें कीजिए और कोई उपाय निकालिए। मैं अभी इस बंधन में नहीं पड़ना चाहती। अगर मेरी मानिए तो मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। और हाँ, मैं आपके बताए घर पर नहीं, मैं कहीं और चली जाऊंगी जहाँ आपको भी पता ना रहे, वरना दादू फोर्स करेंगे आपको ढूंढने के लिए, लेकर आने के लिए, और फिर उनकी बात आप टाल नहीं पाएंगे। अर्नव ने हाँ में सिर हिला दिया और अदिति बाहर निकल गई। अदिति के जाते ही भीमा ने दरवाजा बंद किया और कहा, भाई क्या सोच रहे हो? अर्नव की आंखों में आंसू आ गया था। वह भीमा के कंधे पर सिर रख दिया। भीमा, मैं दादू की हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। वह जो कहेंगे ना करने को तैयार हूँ। उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन लाइफ में किसी और को नहीं ला सकता, नहीं कर सकता शादी। कैसे निकले इन सब से, समझ नहीं आ रहा है। कैसे दादू को समझाएं? वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं। उद्धरण चिन्ह। भाई, इस अवस्था में दादू को मना करना भी ठीक नहीं। उम्र हो गई है, ऊपर से व्हीलचेयर पर आ चुके हैं, और उनका जो भी कहना है गलत तो नहीं है, लेकिन आप भी अपनी जगह सही हो। वो लड़की भी तैयार नहीं हो रही है, तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि आप दोनों दादू को कहे अनुसार शादी कर लो। उनके मन को तसल्ली मिल जाएगी। फिर हो सकता है वह चलने लगे, उठकर खड़े हो जाए और स्वस्थ हो जाए। भीमा, मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बताने को कहा है, लेकिन तुम तो और प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। reader_content_पेजा। भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना। जब आप दोनों का मन ही नहीं मिलेगा तो भला सिंदूर, मंगलसूत्र और यह रिवाज क्या कर लेगा? उस लड़की के बारे में तो पता नहीं मुझे, लेकिन जिस तरह आपने बताया उस तरह से तो लगता है शादी को लेकर कुछ कड़वे अनुभव उसे भी है। इसलिए तो तैयार नहीं हो रही, वरना आपको कौन मना कर सकता है। अब अकेली है, यहाँ से निकलकर कहाँ जाएगी? चलिए इसी बहाने उसे भी सिर पर छत मिल जाएगी और एक सुरक्षित नौकरी भी। अर्नव सिर पकड़कर बैठ गया और अपने अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर आईब्रो की मसाज करने लगा। सोचने लगा, फिलहाल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ से निकलने दो, सोचकर बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं। अर्नव को कुछ नहीं समझा तो वो कपड़ा पहने और ऑफिस चला गया। दादू अभी भी अखबार में नजर गड़ाए मन ही मन सोच रहे थे, ये लड़का दोबारा आया नहीं, कहाँ चला गया है? तो जिद्दी, इतनी आसानी से तो मेरी बात मानेगा नहीं। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। तभी अदिति आई। दादू, आपने अपनी दवाई नहीं ली? हाँ बेटा, दे दो, खा लेता हूँ और मुझे कमरे में लेकर चलो। जी दादू। और दादू को लेकर उनके कमरे में चली गई। फिर उन्हें बेड पर लिटाकर जब तक वो दवाई निकालती कि अचानक दादू की तबीयत बेहद खराब हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और कुछ बोल नहीं रहे थे। वो बेहोश हो चुके थे। अदिति घबरा गई और उनका नब्ज चेक करते हुए दादू दादू आवाज लगाने लगी। तभी गार्ड ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर खन्ना आ गए हैं। ठीक है, उन्हें कमरे में ही बुला लो। मिस्टर खन्ना जब वो कमरे में आए तब तक दादू की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। अदिति बेहद घबरा गई। उसे लगा शायद दवाई देने में देर हो गई, इसलिए दादू की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने तुरंत दादू को पानी पिलाया, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला, पानी साइड से बहकर निकल गया। अदिति को रोना आ गया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं।
तभी डॉक्टर खन्ना अंदर आए तो अदिति ने कहा, सर देखिए ना, दादू का बीपी शुगर सब चेक कर लिया, नॉर्मल है, उसके बावजूद ये बेहोश हो चुके हैं। क्या हो गया, एक बार चेक कीजिए ना। हाँ मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। रीडर_कंटेंट_ पेजा और स्टेथोस्कोप लगाकर मिस्टर खन्ना चेक करने लगे। तब अदिति भागकर बाहर आई तो पता चला ऑफिस के लिए निकल गए हैं। उसने तुरंत मिस्टर अर्नव को फोन लगा दिया। इधर कार में बैठा अर्नव के दिमाग में भीमा की कई बातें घूम रही थी। बात तो उसकी ठीक लगी थी, लेकिन क्या अदिति मानेगी, तैयार होगी? शायद नहीं। एक तो पहले ही मैं उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ ले आया, झूठी शादी के बंधन में बांधकर। अब फिर इस तरह क्या करूं? दादू की बात भी नहीं टाल सकता। जीवन में धन दौलत रुतबा शोहरत सब कुछ है, पर परिवार के और रिश्तेदार के नाम पर दादू के अलावा कोई नहीं। पास्ट ने जो कुछ छीना है उसका दर्द अभी भी ज़हन में है। एक वही तो लाइफ में बचे हैं, उनको भी मैं दुखी नहीं कर सकता, मैं मना नहीं कर सकता, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। तब तक उसका 2 बार फोन बज कर रह गया, पर उसका ध्यान नहीं गया। इधर आदिति परेशान हो रही थी। मिस्टर सिंघानिया, फोन उठाए कहाँ है? और एक बार फिर फोन लगा दिया तो इस बार अर्नव को पता चला और तुरंत फोन देखा। घर का नंबर देखते ही तुरंत कॉल रिसीव किया। मिस्टर सिंघानिया, जल्दी घर आइए, दादू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ उनको? पता नहीं, पर वह ना तो कुछ बोल रहे हैं ना ही अपनी आंखें खोल रहे हैं। तुमने चेक नहीं किया? सब चेक कर लिया है सर, बीपी शुगर तो नॉर्मल है, पर पता नहीं फिर कैसे बेहोश हो गए। एक काम करो, तुम भीमा के साथ लेकर उन्हें अस्पताल चलो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। सर वैसे डॉक्टर खन्ना आ गए हैं और चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अदिति ने फोन रखा और एक बार फिर दादू के कमरे में आने लगी तो डॉक्टर खन्ना ने कहा, बेटा बाहर ही रहो, मैं देखता हूँ सर को क्या हुआ है, जरूरत रही तो तुम्हें बुलाऊंगा। अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और वह बाहर ही रुक गई। अदिति के हटते ही डॉक्टर खन्ना ने कहा, सर आंखें खोल दीजिए, कुछ भी नहीं हुआ है आपको, आप बिल्कुल ठीक हैं। मिस्टर आदित्य जी ने हौले से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। रीडर_कंटेंट_ पेजा, सर आप तो बोल रहे थे अर्नव आसानी से मान जाएगा, फिर इतनी बहाने क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर, जिद्दी दादा का जिद्दी पोता है, वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला है। अरे अब मेरी उम्र है कि घर में बेटे बहू पोते पोती को देखूं, तो बहू लाने के बजाय उसकी जगह केयरटेकर को बिठा दिया है। अब उसे बहू बनाने के लिए तो मुझे ही कुछ करना होगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन आपका पोता आता होगा, उसे क्या कहूँगा मैं जब पूछेगा तो? डॉक्टर तुम हो और मुझसे पूछ रहे हो, कुछ भी बहाना लगा देना, कह देना बीपी शुगर कम हो गया था। नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आदिति ने चेक कर लिया है, वह सब नॉर्मल है, तो फिर कोई और बहाना बना देना। तब तक अर्नव भाग कर आया। दादू क्या हुआ आपको? बोलते हुए अंदर आया तो डॉक्टर से खन्ना की नज़र मिलते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। वहीं डॉक्टर खन्ना सामान्य रहा। कैसी तबीयत है अब दादू की? पहले से बेहतर है। क्या हो गया था उन्हें? डॉक्टर खन्ना ने घूर कर देखा और मन ही मन सोचने लगा, क्या बहाना बनाऊं? डॉक्टर, मैंने पूछा क्या हुआ था उन्हें, क्यों अचानक बेहोश हो गए? किसी बात का सदमा लग गया था, इसलिए बेहोश हो गए थे। अर्नव को समझते देर नहीं लगी, फिर भी पूछा, अचानक सदमा कैसे लग गया उन्हें? अरे घर में जब ऐसे नालायक बच्चे रहे तो सदमा तो लगना तय ही है ना, डॉक्टर खन्ना ने कहा तो अर्नव ने दांत खींच लिया, लेकिन भीमा ने पीछे से कहा, भाई शांत रहिए अभी। कुछ देर में दादू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। डॉक्टर खन्ना ने पूछा, सर अब कैसी तबीयत है? ठीक लग रही है, बेटर फील कर रहे हैं? उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। अर्नव भी दादू के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ कहा, दादू अचानक क्या हो जाता है आपको?
क्यों इतना बीमार हो जाते हैं? क्यों इतना सोचने लगते हैं? और जीवन भर अब आप ही सोचते रहेंगे? बंद करिए सोचना, अब मुझे सोचना दीजिए, क्या करना है लाइफ में क्या नहीं। लेकिन दादू ने अर्नव की बातों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे से कहा, खन्ना सुनो। खन्ना नहीं, पहले आप मेरी बातें सुनिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए, अर्नव ने कहा, और खन्ना की तरफ घूर कर देखा तो डॉक्टर खन्ना कमरे से बाहर निकल गए। reader_content_pager, क्या तुम्हारी बातें सुनूं बेटा? तुम्हारा जवाब, मुझे पता है, तुम रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करोगे। नहीं, आपको नहीं पता है। तो मेरी बातें सुनिए, शादी का डेट जल्दी से तय कीजिए। अब दादू तुरंत अपनी पूरी आंखें खोलकर आश्चर्य से देखा। हाँ, सही बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द तिथि निकाल दीजिए। वह तो निकल गया है बेटा। ठीक है, जो तैयारी करनी है शुरू कर दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बार अदिति से भी तो पूछ लीजिए। अरे उससे क्या पूछना, मेरी बहू है, वह तो खुशी खुशी तैयार हो जाएगी। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए अब तुम्हारे सामने पूछ लेता हूँ। और तुरंत अदिति को बुलाया। जब अदिति सामने आई और दादू ने पूछा तो अदिति अवाक हो गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अर्नव ने आंखों ही आंखों में माफी मांग ली, हाथ जोड़ लिया। तो अदिति ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। दादू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दादू की तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। एक बार फिर सभी एक साथ टेबल पर आए और साथ बैठकर लंच किया। ठीक है, तैयारी शुरू कर दो अब। हाँ भीमा, तुम भी अच्छे से तैयारी करना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, अर्नव ने हंसते हुए कहा। देखकर डॉक्टर खन्ना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। आखिर इतना जल्दी कैसे मान गया? लंच के बाद अर्नव वहां से उठकर गया तो डॉक्टर ने कहा, सर, कौन सा जादू चलाया आपने? अरे छोड़ो ना, बहुत सारा जादू चलाया, कोई तो चल गया, निशाने पर लग गई। अब जो भी है छोड़ो, शादी की अच्छे से तैयारी करो, इससे पहले कि मेरे पोते का मन बदल जाए ये विवाह संपन्न करो। 2 दिन के बाद ही शादी है। उद्धरण चिन्ह। सर, हमने सब तैयारी कर दी है और सब समय पर आ जाएंगे। तभी एक गार्ड ने आकर कहा कि बाहर ड्रेस डिजाइनर और ज्वेलरी डिजाइनर आए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। फिर अदिति को आवाज लगाई। reader_content_pager, जी दादू। बेटा, अपने पसंद से और गहने जो जरूरी चीजें हैं वह भी ले लो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन दादू, अरे बेटा, ये दिन लाइफ में एक बार ही आता है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। जाओ अपनी पसंद के गहने कपड़े ले लो। अदिति अपने पसंद के गहने और कपड़े लेने लगती है और अगले दिन से ही पूरे सिंघानिया पैलेस साज सज्जा से लेकर शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी। कुछ खास मेहमानों को ही इनविटेशन दिया गया और इस सब को देखकर दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। और दादाजी के खुशी को देखकर अर्नव को भी बहुत सुकून मिल रहा था। 2 दिन बाद आज शादी थी। अदिति को एक कमरे में ब्यूटिशियन की टीम तैयार कर रही थी और दूसरे कमरे में अर्नव भी दूल्हा बनकर तैयार था। भले ही वह हंस रहा था, खुश दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर दिल बहुत रो रहा था, बहुत उदास था। पर उसकी लाइफ में भी अब दादू के अलावा कोई था नहीं, इसलिए उनकी खुशी के लिए वो वह सब करने को तैयार था जिससे दादू खुश रह सके, स्वस्थ रह सके। इसलिए इस रिश्ते के लिए तैयार हो चुका था। इधर दुल्हन के रूप में तैयार हो रही अदिति भी मन ही मन सोच रही थी, जब असली की शादी के लिए खुशी खुशी तैयार हो रही थी तब तो इतना कुछ खोना पड़ा, सबका साथ छूट गया। पता नहीं ये झूठ मूठ की शादी क्या रंग दिखाएगी, न जाने अब क्या खोना पड़ेगा। हाँ, पर अब खोऊंगी भी क्या? अब खोने को तो कुछ भी बचा नहीं है। तभी अचानक मन में एक भाव उत्पन्न हो गए, हो सकता है जो सब तुमने खोया है इस शादी से मिल जाए, उससे कई गुना ज्यादा, और उस सब का खोना ही अच्छा था, क्योंकि उन सब से बेहतर तुम डिजर्व करती थी। सोचते ही मन में एक हलचल सी उठी और हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आई। लेकिन अगले ही पल तुरंत झटके में सोच से बाहर आई। नहीं, यह मैं क्या सोच रही थी? मेरे मन में ऐसा भाव कैसे आ गया? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती।
और 2 दिन पहले की मिस्टर सिंघानिया की कई बातें याद आ जाती है। दादू के पास वह शादी के लिए हाँ तो कह देती है, लेकिन वह इस शादी को लेकर बेहद परेशान रहती है। तब अर्नव उसके पास आता है और हाथ जोड़ लेता है। धन्यवाद आपका, इस घर में आने के लिए, मेरा साथ देने के लिए और इस शादी के लिए तैयार होने के लिए। मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परिवार है या नहीं? अगर है तो कहाँ है? पर मेरे जीवन में एक दादू ही हैं और उन्हें मैं नाराज नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको उस दिन भी जबरदस्ती अपने साथ ले आया और आज रिक्वेस्ट करके। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए। और हाँ, आप परेशान मत होइएगा इस रिश्ते को लेकर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। आप जैसे रहना चाहती हैं इस घर में रह सकती हैं। बस दादू को ये समझ में आनी चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी हैं। reader_content_पेजा। तब अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज, आप हाथ मत जोड़िए। उस दिन का व्यवहार देख मैं भी बहुत नाराज थी आपसे, और अब भी इस बंधन में नहीं पड़ना चाहती। शादी शब्द से ही चिढ़ हो गई है, एक नफरत सी हो गई है। कहते तो हैं कि शादी 2 दिलों को, 2 लोगों को, 2 परिवार को जोड़ती है। पर मेरी शादी होने की जब भी बात चली, तो पता नहीं जोड़ने के बजाय कितने परिवार टूट गए, दूर हो गए। और मेरा भी अब कोई नहीं है अपना, कोई भी नहीं। पर इन कुछ दिनों में ही दादू से जो लगाव हो गया है, मुझे जो अपनापन मिला है, तो उनकी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और फिर आपका कर्ज भी तो उतरना है मुझे। मैं तैयार हूँ इस रिश्ते के लिए। सुनकर अर्नव का कलेजा छलनी हो गया। नहीं, कोई कर्ज, कोई एहसान नहीं है आप पर, और चुकाने की जरूरत भी नहीं। यहाँ आप जॉब कर रही हैं, जिसका आपको उचित पेमेंट मिलेगा। फिर भी सर, आपने ही तो मेरा ट्रीटमेंट कराया है, इतना खर्चा किया है, किसी न किसी तरीके से तो उतरना ही पड़ेगा। और अब भी बदले में मुझे भी तो सिर पर छत और एक अच्छा जीवन जीने को मिल रहा है। तो आप बेफिक्र रहें, इस नकली रिश्ते को मैं पूरे मन से और असली तरीके से निभाऊंगी। दादू को कभी शक नहीं होगा, और आप भी निश्चित रहिए मैं आपके जीवन और आपके प्यार के बीच कभी नहीं आऊंगी, नहीं दखलंदाजी करूंगी, और न ही यहाँ से भाग कर जाऊंगी। बोलते हुए उसकी भी आंखें भर आई थी। सुनकर अर्नव ने हाथ जोड़ लिया, पर मन में एक गिल्टी सी फील होने लगी। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर मन में कहा, सही समय आने दो, मैं सच्चाई बता दूंगा। कितना बड़ा अपराधी हूँ मैं तुम्हारा, सब बता दूंगा। सारी बातें याद आते ही अदिति की भी आंखें हल्की भर आई। जीवन में अब खोने को तो कुछ बचा ही नहीं है, पर मिस्टर सिंघानिया जो कभी ढंग से बात कर लेते थे, शायद अब वह भी बात नहीं करेंगे। चलो कोई नहीं, ऐसे भी अकेली ही थी और आगे भी अकेले ही रहना है। पर कम से कम इस बात का सुकून तो रहेगा कि मेरे सिर पर छत है और मैं सुरक्षित हूँ। तभी एक ब्यूटिशियन ने कहा, मैम, आप क्यों रो रही हैं? इस तरह तो हमारी सारी मेहनत तो बेकार जाएगी ही, आपका भी सारा मेकअप खराब हो जाएगा। और अभी ज़्यादा समय भी नहीं है कि मैं फिर से आपका मेकअप ठीक करूँगी, क्योंकि बाहर से बार बार आ रहे हैं सब। मुहूर्त का समय होने वाला है जल्दी करने के लिए। ब्यूटिशियन की बात सुनते ही अदिति अपनी बड़ी बड़ी पलकें तेज तेज झपकाते हुए आंसू को बाहर आने से रोक लेती है। तभी दूसरी ब्यूटिशियन कहती है, मैम, आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हैं? अरे मिस्टर सिंघानिया, जिसके पीछे लड़कियां दीवानी है, उसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां पागल हो जाती है। वो बस एक बार इशारा करे तो ना जाने कितने ही लड़कियां कदमों में बिछ जाएंगी, और वो आपको पति के रूप में मिलने जा रहे हैं। इतना अच्छा पति और इतना अच्छा परिवार मिला है, तो खुश रहिए ना। सच में आप बहुत किस्मत वाली हैं। अरे तुम लोग ज्यादा सोच रही हो, ये तो खुशी के आंसू हैं, है ना मैम? सबकी बातें सुनकर अदिति ने हौले से मुस्कुरा दिया और हाँ में सिर हिला दिया। मैम, एक फाइनल टच, उसके बाद अब आप रेडी है? और कुछ मिनट बाद अदिति को आईने की तरफ टर्न करते हुए कहा, मैम, आप रेडी हो गई है? देखिए तो कितनी खूबसूरत लग रही हैं।
मिस्टर सिंघानिया की दुल्हनिया, मिसेज अदिति अर्नव सिंघानिया। अरे अरे अभी कहाँ? हाँ अभी नहीं, पर कुछ ही घंटे में तो यह मिसेज सिंघानिया बन जाएंगी ना। ब्यूटिशियन की टीम आपस में बातें कर रही थी, जिसे सुनकर अदिति की हंसी निकल पड़ती है। अरे आज देखिएगा मैम, मिस्टर सिंघानिया के दिल पर क्या जोरदार बिजलियां गिरती है। आज तो चाहकर भी नजरें हटा नहीं पाएंगे। अरे 440 वोल्ट का झटका लगेगा उन्हें। बोलते हुए ब्यूटिशियन की टीम खिलखिलाकर हंसने लगी और उसे आईने की तरफ घुमा दिया। तो वाकई अदिति खुद को देखकर चौंक गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुल्हन के लिबास में वह इतनी खूबसूरत लगेगी। एक तो रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजा, वह थोड़ी हेल्दी और गोरी चिट्टी थी ही, उस पर गुलाबी कलर के लहंगे और हीरे जड़ाऊ गले का हार, झुमके, मांग टीका, उस पर बड़ी नथ, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, ऊपर से सारा श्रृंगार, और उसमें यह नीली आंखें। उफ, बेहद प्यारी लग रही थी। कुछ पल के लिए खुद को ही निहारने लगी, जैसे कि सभी लड़कियों को इस खास दिन का इंतजार रहता है, खुद को दुल्हन के रूप में देखने का। उसे भी था, और वह दिन आया भी। वह दुल्हन के बनकर बैठी है। जितना सोच रही थी उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही है, खुश भी हो रही है। पर फिर भी मन में एक कसक है, क्योंकि ये दिखावे की खुशी है। मैम, खुद को इतनी देर तक मत देखिए, वरना खुद की ही नज़र लग जाएगी। हाँ मैम, खुद को इतना मत देखिए, मिस्टर सिंघानिया को अब देखने दीजिएगा। बोलकर सभी लड़कियां एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी एक और लड़की ने कहा, मैम, मैंने सुना है कि आपने नर्स की ट्रेनिंग ली है। हाँ सही सुना है तुमने। तो एक काम कीजिए, अपने साथ पूरा मेडिकल किट ले लीजिए। पर क्यों? अदिति चौंक गई। मैम, क्योंकि आज मिस्टर सिंघानिया की हार्टबीट कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे होगी। आपको देखकर उनका दिल काबू में नहीं रहेगा, तो आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा और उनको कंट्रोल में रखिएगा, इसलिए। बोलकर एक बार फिर से ठहाका लगा दिया सबने। तो अदिति ने भी हंसते हुए कहा, तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं मजाक उड़ा रही हो? मैं सॉरी, आपको बुरा लगा तो, पर हम सोच रहे थे कि यहाँ पर ना आपकी कोई सहेली है, ना ही नंद, तो अब हम लोग ही छेड़ लेते हैं, सबकी कमी पूरा कर देते हैं। अदिति उस सब को देखने लगी और अचानक ही नीति की याद आ गई। वह भी कुछ इसी तरह मजाक उड़ाया करती थी। तभी एक ब्यूटिशियन ने फिर कहा, मैं बुरा मत मानिएगा, हम मजाक कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद ऐसा माहौल मिला है। तभी पंडित जी ने कहा, दूल्हा दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का समय हो रहा है। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजा। तभी अर्नव अपने कमरे से निकला। हल्के पीला रंग के चिकनकारी वाला कुर्ता और सफेद पजामा, उस पर पहने मोतियों के हार, माथे पर लाल चंदन, दही और चावल का टीका और सिर पर साफा बांधे। वह भी बेहद हैंडसम दिख रहा था। भीमा ने उसे देखा तो तुरंत उसकी बलया लेते हुए अपनी उंगलियों को तोड़ा और चारों तरफ थू थू करके उसकी नजरें उतरने लगा। अबे तू ये क्या कर रहा है? इस तरह थूक क्यों रहा है? भाई, थूक नहीं रहा हूँ, आपको किसी की नजर ना लगे, इसलिए नजर उतार रहा हूँ। चुप कर, मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। लग सकती है भाई। वैसे एक बात कहूँ, उद्धरण चिन्ह। हाँ बोलो भाई, आज दूल्हा बनकर आप क्या जांच रहे हो? बहुत हैंडसम लग रहे हो, पता है मुझे। और आज नहीं, मैं हमेशा ही हैंडसम लगता हूँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रहे हो। मुझे तो पूरा यकीन हो रहा है कि आज तो पक्का कोई अपना दिल हारने वाला है। अर्नव ने अपने दांत पर दांत बिठाकर उसे घूर कर देखा। बकवास बंद कर अपनी। तो भीमा ने धीरे से कान में कहा, क्यों इतना नाराज हो रहे हो भाई? मैं किसी और की नहीं, बल्कि अपनी अदिति भाभी की बात कर रहा हूँ। उसने भाभी शब्द पर जोर देते हुए कहा। अर्नव का कलेजा धक से रह गया, फिर भी आंखें तरेर कर देखा और कहा, उसे भाभी बोलने की जरूरत नहीं। भीमा उससे थोड़ा दूर हुआ और बोला, आप कुछ भी कहें, पर मैं तो भाभी ही बोलूंगा। फिर मन मन में ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हे प्रभु,
झूठ से शुरू हुआ इस रिश्ते को सच में अवश्य बदल देना। इस नकली पति पत्नी को असली करके ही मानना तुम। उसे इस तरह गुमसुम देखकर अर्नव ने कहा, पास आ और हमें भी बता क्या सोच रहा है। भाई, मैं बहुत खुश हूँ आज आपके लिए, और देखिए कितना खुशी का माहौल है। ऐसा लग रहा है मानो इस परिवार के साथ आसपास का पूरा वातावरण भी खुशगवार हो गया है। और उस सबसे भी ज्यादा खुशी आपके चेहरे पर झलक रही है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर मिरर में खुद को देखिए। फिर अर्नव को पकड़कर आईने के सामने खड़ा कर दिया। उसने खुद को आईने में देखा तो देखता रह गया। सच में बहुत हैंडसम दिख रहा था, पर एक क्षण के लिए चेहरे पर उदासी आ गई। दूल्हा बनना उसका भी सपना था, पर सिर्फ अपने दिया का। तभी पंडित जी ने फिर आवाज लगाई, मुहूर्त का समय हो चुका है। और तभी मिस्टर खन्ना भी ऊपर आ गए। अदिति, बेटा रेडी हो गई तो बाहर आ जाओ, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त का समय हो गया है। तभी धीरे धीरे चलकर कमरे से अदिति बाहर निकली। मिस्टर खन्ना ने जब अदिति को देखा तो देखते ही रह गए। उन्हें तुरंत दिया की याद आ गई। दिया भी बिल्कुल दुल्हन के रूप में ऐसी ही दिखती। सोचकर मन भावुक होने लगा, लेकिन खुद को कंट्रोल किया और अदिति को गले से लगा लिया। बेटा, बहुत खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। तो अदिति भी आगे बढ़कर खन्ना के गले लग गई। थैंक यू अंकल जी। वो अदिति के सिर पर हाथ रख वहां से हटने लगे। तभी दूसरे कमरे से अर्नव निकल रहा था और दोनों की नजरें मिल गई। तो खन्ना ने मुस्कुरा दिया, तो अर्नव ने भी मुस्कुराकर हाथ जोड़ सिर झुका लिया। जल्दी आइए मंडप पर, मुहूर्त का समय हो गया है, बोलकर खन्ना नीचे चले गए। रीडर_कंटेंट_ पेजा। और उनके हटते ही अदिति और अर्नव की नजरें जब एक दूसरे पर पड़ी तो एक पल के लिए दोनों पलक झपकना भूल गए। अर्नव मानो खो सा गया। अदिति बिल्कुल स्वप्न सुंदरी सी लग रही थी। गोरी चिट्टी और हल्का गदराया हुआ बदन, उस पर गुलाबी रंग का लहंगा बहुत फब रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये रंग उसी के लिए बना हो। वहीं अर्नव भी बिल्कुल वैसा सा ही दिख रहा था जैसा वो अपने सपनों के राजकुमार को देखती रहती थी। अर्नव की हाइट लंबी थी, गोरा रंग, मस्क्यूलर बॉडी, उस पर हल्के पीले रंग का चुस्त कुर्ता और सफेद पजामा में वह बेहद हैंडसम दिख रहा था। उसे देखते ही अदिति का दिल धड़क उठा। एक अलग ही एहसास मन में उत्पन्न हो गया। तभी भीमा ने जानबूझकर खांसी किया। भाई, पंडित जी बार बार आवाज लगा रहे हैं, मुहूर्त का समय हो गया है, चलिए अभी सभी रस्में पूरी कर लीजिए, बाद में एक दूसरे को फुर्सत में बैठकर निहारते रहिएगा। अर्नव ने जहां भीमा को आंख दिखाकर डांट दिया, वहीं अदिति भी नर्वस सी हो गई और इधर उधर देखने लगी। तभी अर्नव ने अपना हाथ बढ़ा दिया तो अदिति ने भी अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और दोनों एक साथ मंडप के तरफ बढ़ गए। भले ही यह रिश्ता दिखावे का था, लेकिन दादू के सामने वह अब दिखावा नहीं करना चाहता था। दोनों एक साथ हौले हौले कदमों से सीढ़ियां उतरने लगे। पूरी सीढ़ियां पर रेड कार्पेट बिछा हुआ था और दोनों तरफ से ताज़ा आम के पल्लव व गेंदा फूल के साथ छोटी छोटी लाइटों से भव्य सजावट हुई थी। वहीं हॉल और मंडप की साज सज्जा भी देखते ही बन रही थी। चारों तरफ रेशम के पर्दे, भव्य लाइट के साथ तरह तरह के फूलों से भरे फूलदान एक साथ करीने से लाइन में लगी हुई थी, जो झूमर की दूधिया रोशनी में नहा रही थी और सिंघानिया पैलेस की विलासिता को दर्शा रही थी। और साथ में शहनाई की धुन बज रही थी। वहीं पंडित जी मंडप पर सारे विधि करने की तैयारी कर रहे थे, हवन कुंड तैयार कर रहे थे। एक तरफ मिस्टर खन्ना और दादू बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ मीडिया और बुलाए गए कुछ खास मेहमान, और साथ में हरी काका और आशा जी। आज वे दोनों भी बेहद खुश थे। बरसों बाद इस सिंघानिया पैलेस में फिर से खुशी लौट रही थी और इसका साक्षी सबके साथ वे दोनों भी बन रहे थे। सभी बेसब्री से बार बार सीढ़ी की तरफ देख रहे थे। इसी बीच जब अदिति और अर्नव का आगमन हुआ तो सबकी नजरें उस जोड़े की तरफ उठ गई और देखते ही सबकी नजरें ठिठक गई। क्या कमाल की जोड़ी लग रही है।
ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे के लिए बने हो। व्हीलचेयर से उठाकर दादू को सोफा पर बिठा दिया था। दादू ने जब देखा तो उनकी आंखें झिलमिला गई और अपने दोनों बाहों को फैला दिया। तो दोनों ने एक साथ उनकी तरफ कदम बढ़ा दिए और पैर छू लिया। तो आदित्य रॉय जी ने दोनों के सिर पर हाथ फेरकर दोनों को गले से लगा लिया। अब दोनों ने मिस्टर खन्ना के भी पैर छू लिया तो वो भी बहुत भावुक हो गए और अपने आंसू छिपाने के लिए तुरंत चश्मा लगा लिया। इधर पंडित जी मंगल गान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार करने लगे और दूल्हा दुल्हन को मंडप पर आने के लिए बोले और दोनों के मंडप पर बैठते ही रस्में शुरू हो गई। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजा। पंडित जी के कहे अनुसार दोनों एक एक मंत्र बेहद अच्छी तरह से पढ़ रहे थे और जैसा जैसे कह रहे थे कर रहे थे। और यह सब देख रहे आदित्य बाबू और मिस्टर खन्ना दोनों बेहद खुश हो रहे थे। इधर मेहमान अपने मोबाइल में और मीडिया अपने अपने कैमरे में लगातार पिक्चर कैद कर रहे थे। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, यजमान जी, कन्यादान के लिए आगे आइए। पीले रंग की धोती और रेशम का कुर्ता पहने उस पर अंगोछा लिए मिस्टर खन्ना मंडप पर आए। पंडित जी के कहे अनुसार उन्होंने अपने हाथ में पान, सुपारी और सोना हाथ में ले लिया। फिर पंडित जी जो मंत्र पढ़ाने लगे वो पढ़ने लगे और अदिति का दाहिना पकड़ कर अर्नव के हाथों में सौंप दिया। इस तरह कन्यादान का रस्म करने लगे। जब तक रस्म हुआ अदिति अंदर ही अंदर रोती रही। पिता का प्यार क्या होता है उसे तो कभी मिला नहीं। यूं तो चाचा थे, उसने उसे पिता का सम्मान भी दिया, पर बदले में शायद ही उसे कभी प्यार या दुलार मिली होगी। परंतु भगवान ने उसके पिता समान डॉक्टर खन्ना से मिलवा दिया। जब अस्पताल में भर्ती हुई थी तब से ही मिस्टर खन्ना डॉक्टर से ज्यादा एक पिता के भांति देखभाल करते आ रहे थे और वो उन्हें पिता मानने से इनकार कर रही थी। वह अब तक टालती आ रही थी, पर आज उनका प्यार, उनका भाव देखकर और खुद को रोक नहीं पाई और आंखों से आंसू बह गए। जी तो कर रहा था कि अभी उनके गले से लग जाऊं। पापा पापा कहकर शोर मचा दूं। उसने काफी कोशिश की आंसू छिपाने की, लेकिन फिर भी एक कतरा बह ही गया। अर्नव की जब नजर उसकी आंसू पर पड़ी तो वह जरा चौंक गया। उसे लगा हो ना हो इस जबरदस्ती की शादी की वजह से दुखी हैं। उसने तुरंत अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और अदिति की तरफ बढ़ा दिया। फिर बाल सेट करने के बहाने चुपके से कान पकड़ लिया और आंखों ही आंखों में सॉरी बोल दिया। अदिति ने भी धीरे से ना में सिर हिलाया और अपने आंसू रोकने लगी। वहीं मिस्टर खन्ना भी भावुक हो रहे थे, पर थोड़ी खुशी भी थी। एक बेटी का ना सही, पर दूसरी बेटी का कन्यादान उन्होंने कर ही लिया। कुछ देर में ये रस्म भी संपन्न हुआ और तब दोनों ने मिस्टर खन्ना का आशीर्वाद लिया। वहीं मिस्टर खन्ना दोनों को गले से लगाकर आशीर्वाद दिया और फिर पंडित जी को दक्षिणा देकर अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने अग्नि प्रज्वलित किया और कहा, फेरों का समय हो गया है, आप दोनों उठ जाए। दोनों एक साथ उठ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और दोनों फेरे लेने लगे और कुछ देर में फेरे संपन्न हो गए। फिर दोनों बैठे और पंडित जी ने सिंदूरदान की रस्म करने के लिए कहा। अर्नव ने जैसे ही सिंदूर हाथ में लिया, उसे दिया की याद आ गई और हाथ कांप गए। वह अपना हाथ पीछे करने लगा, लेकिन तभी अचानक दादू पर नजर गई, जो बेहद खुश दिख रहे थे। वह तुरंत सामान्य होकर अदिति का मांग भर दिया। अदिति का रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, वह भी करना उसे पसंद आ रहा था, खुश हो रही थी। दुख का दूर दूर तक कुछ नामो निशान नहीं दिख रहा था। तभी पंडित जी ने मंगलसूत्र लाने के लिए कहा, तो दादू ने कुंदन और हीरे जड़ाओ एक मंगलसूत्र भीमा के हाथ मंडप पर भेजा, जिसे अर्नव ने हाथ में लिया और अदिति के गले में बांध दिया। इसके साथ ही आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। चलिए उठकर मेरा आशीर्वाद लीजिए और साथ में अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और खुशी खुशी अपना गृहस्थ जीवन शुरू कीजिए। तब अर्नव और अदिति दोनों एक साथ उठे और जैसे ही पंडित जी का पैर छुए, तो पंडित जी ने दोनों के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देने लगे। भगवान आप दोनों की जोड़ी जन्म जन्मांतर तक बनाए रखें।
बहुत जल्द इस महल को उसका वारिश मिले और मुझे फिर आने का मौका मिले। भीमा हंसने लगा, पर दोनों सामान्य रहा। अदिति और अर्नव अब दादाजी और मिस्टर खन्ना का आशीर्वाद लिया और वहां उपस्थित मेहमानों से मिले। सभी मीडिया कर्मी कंग्रेचुलेशन रीडर अंडरस्को कंटेंट अंडरस्को पेजा सर, कंग्रेचुलेशन सर बोल रहे थे, खूब बधाइयां दे रहे थे। और तभी वे आग्रह करने लगे, साथ फोटो खींचने के लिए, एक दो सवाल का जवाब देने के लिए। अर्नव का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों मीडिया के सामने आए। मीडिया सवाल करते हुए अपने अपने कैमरे में लगातार फोटो क्लिक कर रही थी। अर्नव ने फोटो तो क्लिक करवा लिया, पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और दोनों वहां से चले गए। भले ही शादी दिखावे की थी, लेकिन पूर्णता का एहसास दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। अब तक विवाह संपन्न हो चुका था, तो सारे मेहमान डिनर कर अपने अपने घर जाने लगे। तभी दादू और मिस्टर खन्ना टेबल पर बैठे और उनकी थाली लगी। ये देखकर अदिति अपनी चुनरी संभालते हुए भाग कर आई। दादू, आप ये सब नहीं खाएंगे। लेकिन क्यों बेटा? दादू, कल ही आपकी तबीयत खराब हुई थी, भूल गए? फिर क्यों खा रहे हैं? नहीं, मैं अभी आपके लिए कुछ सादा बना देती हूँ। बेटा, रोज तो तुम मुझे सदा खिलाती ही हो, आज इतना बड़ा दिन है, शुभ दिन है, कम से कम आज तो मसालेदार चटाकेदार खाने दो। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर हुआ भी तो तुम दोनों बाप बेटी हो ना संभालने के लिए, बोलकर दादू जोर से हंस पड़े। तभी मिस्टर खन्ना ने कहा, सर, अदिति सही कह रही है, इतना मसालेदार खाना मत खाए। खन्ना, मुझे आज रोको मत, और कुछ नहीं होगा मुझे। अरे अब देखना, मैं बहू के हाथों का खाना खाकर और उसकी सेवा से कैसे कुछ ही दिनों में व्हील चेयर छोड़कर अपने पैरों पर चलने लगता हूँ। मिस्टर खन्ना सर हिलाकर रह गए। वही दूर खड़ा अर्नव दादू की खुशी देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दादू और मिस्टर खन्ना के बाद अदिति, अर्नव और भीमा ने भी एक साथ खाना खाया। तभी मिस्टर खन्ना आए और बोले, बेटा, अच्छे से रहना, फिक्र मत करना किसी भी चीज की। अब मैं जा रहा हूँ, और हाँ, तीसरे दिन आऊंगा तुम्हारे पग फेरे की रस्म के लिए। जी पापा। पापा शब्द अदिति के मुंह से सुनते ही डॉक्टर खन्ना शॉक्ड हो गए और आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने आगे बढ़कर अदिति को गले से लगा लिया। बेटा, तुमने बहुत बड़ी खुशी लौटा दी मुझे। तरस गया था ये शब्द सुनने के लिए। थैंक यू। सदा खुश रहो पापा, आपने जो खुशी मुझे दी है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। रीडर अंडरस्को कंटेंट अंडरस्को पेजा। मिस्टर खन्ना ने अदिति का माथा चूम लिया और कुछ देर तक अपने सीने से लगाए रहे। कुछ देर बाद दादू ने कहा, चलो अब आराम कर लो सब। और हाँ भीमा, आज रात तुम भी इधर ही रह जाओ। जी दादू। उद्धरण चिन्ह। अर्नव भी अपने कमरे में गया और चेंज करने लगा, तो अदिति बाहर ही रुक गई। फिर वह अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, तो अर्नव ने कहा, इसी कमरे में आ जाए। नहीं सर, आ जाए, अब आपका हक है। सर, इस हक की हकदार मैं नहीं हूँ। नहीं चाहिए मुझे, बोलकर वह अपने कमरे में आ गई। तो अर्नव भी आगे कुछ नहीं बोला। अदिति अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हो गई और सीधे उसके नजर मांग में लगी सिंदूर पड़ गई और अनायास हाथ मांग पर चला गया और एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर आ गई। अचानक अपने रिश्ते की सच्चाई याद आई और थोड़ी मायूसी चेहरे पर आ गई। चल अदिति, ज्यादा उम्मीद मत लगा, ये नाम के रिश्ते हैं, भूलना मत, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। मन ही मन बोलकर सारी ज्वेलरी उतारी, फिर चेंज कर नॉर्मल सलवार कुर्ता पहन लिया और बेड पर बैठ गई। कुछ देर तक बैठ रही, फिर कंबल ओढ़कर वह लेट गई। तभी याद आया कि दादू का अगला रूटीन चेकअप कब है। याद नहीं, एक बार देख लेती हूँ। वह उठी और उनका फाइल चेक करने लगी। इधर अर्नव ने भी चेंज किया और बेड पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। एक अजीब सी बेचैनी मन में छाई हुई थी। जैसा वह चाह रहा था वैसे ही सब कुछ अच्छे से हो गया था, फिर भी न जाने क्यों उसे खुशी नहीं हो रही थी। खुशी तो क्या, चैन भी नहीं मिल रहा था। वह उठा और कमरे में इधर उधर टहलने लगा, पर फिर भी बेचैनी काम नहीं हुई।
तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।